मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत कम अभी कार्यकाल हुआ है। दरअसल बैटिंग करने का मौका पुष्कर सिंह धामी जी आपको स्लॉग ओवर्स में मिला है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी भी कुछ डिफरेंट होगी आपकी जरूर, क्योंकि 4-4.5 साल तो जो आपके पिछले मुख्यमंत्री हैं, 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे, फिर तीरथ सिंह रावत रहे, फिर आपको स्लॉग ओवर्स में बैटिंग करने का मौका मिला। तो क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? बहुत कम टाइम आपको मिला और अब तो कुछ टाइम है भी नहीं, कुछ घोषणाएं भी नहीं कर सकते हैं। कि हम पिछले 5 सालों में जो हमने काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, वो योजनाएं हैं और उत्तराखंड की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे महिलाओं के क्षेत्र में हो, नौजवानों के क्षेत्र में हो, गरीब आम आदमी सामान्य आदमी के लिए हो, उन सभी योजनाओं को लेकर जाएंगे। एक तरफ हमारे काम है और दूसरी तरफ हमारे जो सामने पार्टियां हैं उनके काले कारनामे हैं। तो उत्तराखंड की जागरूक जनता को चुनना है कि एक तरफ काम किए हैं, एक तरफ जो है काले कारनामे करने वाले लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि मुझे विश्वास है उत्तराखंड की जनता कामों पर अपनी मोहर लगाएगी और भारी बहुमत से यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएगी। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। आपने बताया आपकी योजनाएं, खैर वो पब्लिक कितना एक्सेप्ट करेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन योजनाओं से ज्यादा मुझे लगता है कि जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों में आप किस हद तक घुस पाए हैं, किस हद तक उन मुद्दों को समझ पाए हैं इन 5 सालों की सरकार के दौरान। ठीक है, आप 5 साल सीएम नहीं थे, लेकिन आप पार्टी में तो थे, विधायक तो थे। तो मुद्दे क्या रहेंगे, क्या इश्यूज को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे आप? नहीं, हमने काम किया है और विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बहुत काम किए हैं, चाहे आज सड़कों के क्षेत्र में है, चाहे धाम परियोजनाएं की सड़कें हैं, ऑल वेदर रोडें हैं, यहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी की बात है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। हमने भी यहाँ पर हर क्षेत्र में पिछले 6 जुलाई से मैं भी काम कर रहा हूँ और इन 6 माह के कार्यकाल में हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, चाहे वो आज सरकारी कर्मचारियों के हो, उपनल कर्मचारियों के हो, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हो, कोरोना महामारी में यहाँ पर राहत के पैकेज हो, या हमारे पेंशनों में बढ़ोतरी हो, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है, नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो लंबे समय से कुछ विवाद चल रहे थे परिसंपत्तियों को बंटवारे के 21 सालों से, उन सारे विवादों पर सहमति हुई है। वो सारे विवाद जो है समाप्त हो गए हैं और इसके लिए मैं माननीय योगी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे उन सारे विवादों को उन्होंने इसका हल किया है। और दोनों प्रदेशों में जिस प्रकार का पहले से हमारा एक रिश्ता रहा है छोटे भाई और बड़े भाई का, उसको और बल मिला है और मजबूत और प्रगाढ़ हुए हैं। तमाम मुद्दे हर क्षेत्र में हमने काम किया है। अच्छा सर, मैं मेरा सवाल है उत्तराखंड की, मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसके बाद से एक पैटर्न बना है उत्तराखंड में, सीसॉ पैटर्न, यानी कि एक सरकार आती है, एक चली जाती है, एक आती है, एक चली जाती है। इस हिसाब से तो लग रहा है कि आपका टेन्योर पूरा हो गया है, अब कांग्रेस आएगी या फिर आप इस मिथक को तोड़ेंगे, और हाँ तो कैसे? देखिए, मिथ यहाँ पर टूट रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर नए इतिहास बने हैं, पुराने मिथक सब टूटे हैं। यहाँ का मिथक भी टूटेगा इस बार। मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ, मैं पिछले 6 माह में 5 माह में पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ और मैंने देखा है जिस प्रकार से माताएं बहनें, हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों ने आगे आकर आशीर्वाद दिया है। तो इस बार भी वो मिथ तोड़ने के लिए आगे आएंगे और नया इतिहास बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है सीट शेयरिंग का। ये एक ऐसा टाइम है टिकट बंटवारे का, ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत क्रूशियल फेज होता है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि नहीं, अब 5 साल बाद चुनाव आया तो हमको टिकट मिलेगा। तो कैसे टिकट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो वक्त भी नहीं है, 1 महीने का वक्त बचा है बस। नहीं, टिकट वितरण तो एक प्रक्रिया है और टिकट वितरण में सभी प्रकार से जो है, क्योंकि सभी के उसमें सभी के विचार आते हैं, सभी देशकाल परिस्थितियां बनती हैं और एक एक सीट पर कई लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट अंततः एक को मिलता है। लेकिन वो सभी की रायशुमारी के आधार पर, सभी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है
और जनता का भी मानक है, उन मानकों पर जो ठीक उतरेगा सर, उसको मैं टिकट आपसे ये मिलेगा। जानना चाह रहा हूं, कि आप बैलेंस कैसे बना पा रहे हैं। ये मैंने क्यों कहा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप तीसरे मुख्यमंत्री हैं इस कार्यकाल में। इसके अलावा कई बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। क्योंकि आप अभी युवा भी हैं, तो इन बड़े दिग्गज नेताओं को किस तरह से टैकल कर रहे हैं। आपको टैकल भी करना है और चुनाव में पार्टी को जीत की ओर भी ले जाना है, क्योंकि फेस तो अभी आप ही हैं, जैसा कि बता दिया गया है। नहीं, कोई असंतुलन की बात नहीं है। सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला है, पूरा आशीर्वाद मिला है, बड़े सीनियर लोगों का सबका आशीर्वाद मिला। हम्म। थोड़ा सा हम्म। छोटा होने का ये मुझे लाभ भी मिला है, प्रिविलेज मिला हम्म। है। मैं छोटा हूं तो सभी का थोड़ा आशीष और स्नेह दोनों मिला है, सभी ने मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं सभी का आभारी हूं। और भविष्य में भी सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा और उसके आधार पर हम लोग आगे मुझे बढ़ेंगे। मुझे बताइए, पुष्कर सिंह धामी के वो कौन से काम हैं जिसके आधार पर पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जाएंगे। टाइम आपके पास नहीं था, ये मुझे भी पता है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के वो क्या काम है जिसके आधार पर वो पब्लिक के पास जाएंगे, कहेंगे नहीं मुझे वोट दो, बीजेपी को वोट दो। देखिए, ऐसा है कि तो सड़कों के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और सड़कें अच्छी बनी है। डॉक्टर पहले अस्पतालों में नहीं थे, यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या में 1.5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। शिक्षक नहीं थे, पहाड़ों में शिक्षक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने जो भी घोषणाएं करी हैं वो सारी की सारी धरातल पर उतरी हैं और जिन योजनाओं के शिलान्यास किए हैं उन सभी योजनाओं के लोकार्पण हुए। इधर हमने अभी कोरोना महामारी में जो बच्चे हमारे अनाथ हो गए थे उनको हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उनके लिए चलाई है। इसी तरह से जो हमारी बहनें गरीबी की अवस्था में रहती हैं, उनकी 2 बेटियों के पैदा होने पर पहली हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना उनके लिए चलाई है। हमने अभी मेडिकल के छात्रों की फीस 1,43,000 की है, जो पहले 4.5 लाख होती थी। उनका स्टाइपेंड बढ़ाया है। एनडीए, सीडीएस, सिविल सेवा की जो परीक्षा में जो हमारे बच्चे भाग लेते हैं वो प्राथमिक एग्जाम जब पास कर लेंगे उनको आगे की तैयारी के लिए हमने 50,000 रुपए की व्यवस्था उनके लिए की है। इस साल महामारी के कारण से बहुत सारे एग्जाम नहीं हो पाए, इस साल की आयु सीमा हमने बढ़ाई है। इसी तरीके से जितने भी आवेदन शुल्क हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के वो सारे के सारे हमने निःशुल्क किए हैं। हमने हमारे आंदोलनकारियों की यहाँ पर पेंशनें बढ़ाई हैं। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हों, आशाएं बहनें हैं और हमारे भोजन माताएं हैं, पीआरडी के जवान हैं, हमारे कृषि सहायक हैं, उन सभी का हमने मानदेय बढ़ाया है। चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हों, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हों, उनके लिए हमने उनके कार्ड से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी उनका हल निकला है। बिजली के कर्मचारियों का हल निकाला है। हमने पुलिस विभाग की पहली बार भर्ती खोली है। 1734 पद अभी स्वीकृत किए हैं। 24,000 पद जो हमारे यहाँ सरकारी खाली थे उन सभी पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, मैं गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। उत्तराखंड की जनता हमारा भाव जानती है, हम काम करना चाहते हैं और पिछले 5 महीने में 6 महीने में हमने 500 से भी अधिक फैसले लिए हैं और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उन सभी के शासनादेश भी निकाले हैं और उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उन पर काम भी शुरू किया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, हम अपने कामों को लेकर जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और 2025 में जब उत्तराखंड राज्य हमारा 25 वर्ष का होगा, जब हम इस राज्य की रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारे विभागों से एक 10 सालों का रोड मैप तैयार करने को कहा है। उस रोड मैप के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बोधिसत्व कार्यक्रम हमने शुरू किया, विचारों की श्रृंखला, जिसमें हम सभी के विचार ले रहे हैं, जिसमें हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारे अन्य अन्य क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, देश के किसी कोने में रहते हैं, कहीं से भी, सबके विचार लेकर हमने एक विचारों की श्रृंखला के आधार पर रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के आधार पर उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ काम चल रहे हैं वो अनवरत रूप से चले, विकास और तेजी से चले। यहाँ पर ऐसी सरकार होनी चाहिए जो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर कदम ताल करे। तो ऐसी सरकार बनाने के लिए लोग आगे आएंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने, उस श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लोग आगे आएंगे और भाजपा को चुनेंगे। भाजपा
करती है, किया है, करती है और करेगी। नहीं, आप सिर्फ इतने दावे भाजपा तो कर करेगी। रहे हैं, आप इतने दावे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ चुनावी सर्वे भी हुए हैं, जो प्री पोल सर्वे हुए हैं, प्री पोल सर्वे है तो आपके फेवर में, लेकिन मामला 19-20 का है। बिल्कुल कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइन पे मामला है। आपकी सरकार बनती तो दिख रही है, उसमें हमारा भी एक सर्वे था, सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन मामला नेक टू नेक फाइट का दिख रहा है। देखिए, जब मैं मुख्य सेवक के रूप में आया था, उस समय बहुत मार्जिन अलग था। उस समय में मैंने जितने सर्वे देखे हैं, उस समय में किसी भी सर्वे में बीजेपी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, धीरे धीरे बीजेपी पहले बराबर पर आई, फिर आगे बढ़ी, फिर कुछ और आगे बढ़ी, अभी चुनाव आते आते बहुत आगे बढ़ जाएगी। और हमने जो नारा दिया है आपकी बात 60 पार, वो निश्चित रूप से अच्छा, पूरा महिला होगा। वोटर की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो जब आप महिला वोटर के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो उनको भी चाहिए होगा ना कि कुछ, हाँ, कि कुछ महिलाओं के लिए किया है, तो क्या बताएंगे उनको, उत्तराखंड की महिलाओं को? लेकिन महिलाओं की जहां तक प्रश्न है, हमारी उत्तराखंड के अंदर हमारी मातृ शक्ति यानी महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये उत्तराखंड राज्य बना है तो उसमें भी मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाओं ने हमारे यहाँ पर रोजगार को और स्वरोजगार को एक बहुत बड़ा आधार दिया है। अभी जो हमारे यहाँ पर मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह चलते हैं, ग्राम संगठन चलते हैं, उनके माध्यम से करोड़ लाखों लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलता है। और उनके लिए अभी हमने कोरोना महामारी में 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी हमने दिया है। वो पैकेज जो उनका ऋण था, उसके ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए दिया था। साथ में 5 लाख रुपए तक के ऋण बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की थी, जिससे कि हमारी जो बहनें स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के स्तर पर काम करती हैं, उनको इस महामारी में जो स्थिति कमजोर हो गई थी, उनके बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जो बने थे, बाजारों में बिक नहीं पाए, या उनका कच्चा सामान आया हुआ था, वो सामान बन नहीं पाया, खराब हो गया। ऐसे में वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहे और आगे चलकर वो हमारी आर्थिकी का आधार बने। उसके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हालांकि सरकार के पास भी इस समय सीमित क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के स्रोत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, हम सरकार आप सबके सहयोगी के रूप में, बहनों के भाई के रूप में सरकार खड़ी है। हम आगे आए और हमने इसमें काम किया। महिलाओं को तो आपने बता दिया, आपने ये किया, ठीक है, ठीक है, आपने बताया क्या बजट आपने महिलाओं के लिए किया, लेकिन बाकी ओवरऑल रोजगार की अगर मैं बात करूं तो आंकड़ा दे पाएंगे कुछ, क्या कर पाए रोजगार के लिए? नहीं, अभी हमने पिछले 6 माह में ही मैं बताऊं कि काफी चीजें रोजगार को लेकर की है। लोक सेवा आयोग लगातार हमारा काम कर रहा है और रात को 12-1 बजे तक भी लगातार वो कार्यालय खुले हुए हैं और भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से प्रारंभ की है। लेकिन 2 चीजें हैं, केवल सरकारी रोजगार से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां हमारी सीमित हैं और उन सीमित नौकरियों के सहारे बिल्कुल बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती है। बेरोजगारी एक इस समय हम लोगों के बीच में निश्चित रूप से मैं मानता हूँ है, लेकिन पहले की सरकार में भी कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला उनको कि जो इस सरकार में न मिला हो। इस सरकार ने भी लगातार जो भर्ती की प्रक्रिया 20,000 पद जो है भरे हैं सरकारी पदों के। हमने इसके लिए अभी योजना शुरू की है, सारे उद्योग समूह के लोगों के साथ बैठना शुरू किया है, हमारे उद्योग मित्रों के साथ बैठना शुरू किया है। इसके लिए हमने बोधिसत्व श्रृंखला शुरू की है इंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से, कि हम लोग सभी नौजवानों को जो जिस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, स्वरोजगार में जा सकते हैं, उद्योगों में जा सकते हैं, या अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, वो जो भी काम कर सकते हैं, उन कामों को सरकार पूरी तरह से प्रोत्साहन देने का और उनको बढ़ाने का काम कर रही है। और हमारा भी लक्ष्य है कि हमारे यहाँ से पलायन रुकना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, सबका रोजगार लगना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन एक ठीक है, ठीक है, एक अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूं, बस बहुत छोटा छोटा रिएक्शन आपसे चाहूंगा अवैध खनन को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में अवैध खनन की बहुत सी शिकायतें हैं और ये सच भी है, इसमें झूठ बात नहीं है। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, कहीं भी क्योंकि अवैध खनन की जहां तक बात है, हमने हमेशा इस पर कहा है कि सख्ती से हम काम करेंगे। और कहीं पर भी हमने कहा कि कोई भी शिकायत आती है तो अवैध खनन को लेकर उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और सारी तरफ से हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी, हमारे पुलिस के डीजीपी ने भी लगातार अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
और कहीं से भी शिकायत आए तो तत्काल कार्रवाई की, और पिछले दिनों कहीं से शिकायत आई थी तो उस पर अच्छा, ताबड़तोड़ एक कार्रवाई भू हुई। कानून की बहुत मांग है, एक भू कानून की मांग लगातार हो रही है। जब बीसी खंडूरी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस वक्त एक भू कानून बनाया था, लेकिन बाद की जो सरकारें आई उन्होंने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया। लेकिन अब वापस मांग उठ रही है कि भाई दिल्ली हरियाणा से लोग पहुंच जाते हैं वहां पर और उत्तराखंड के जो किसान हैं उनकी जमीन ले लेते हैं सस्ते में, और उसके बाद किसान बेचारा वहीं पर नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, भू कानून को लेकर हम लोग काफी आगे बढ़े थे और काफी इस पर काम हुआ है। भू कानून, क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हमारी दो प्रकार की हैं। मैदानी क्षेत्र की अलग भौगोलिक परिस्थिति है और पर्वतीय क्षेत्रों की अलग है। यहाँ पर रोजगार और उद्योग दोनों को देखते हुए और पर्वतीय क्षेत्रों को देखते हुए हमने उस पर बहुत काम किया है, और मैं मानता हूँ कि अभी इस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर जरूर निश्चित रूप से आगे आने अच्छा, वाले एक समय में एक्शन देवस्थानम लेंगे। बोर्ड हालांकि अब भंग कर दिया गया है, लेकिन बनाया भी आप ही की तरफ से गया था देवस्थानम बोर्ड जो है। तो आपको क्या लगता है कि इसको भंग कर देने से जो नाराजगी चल रही थी पुरोहितों की, चाहे वो बद्रीनाथ के हों या केदारनाथ के हों, क्या वो नाराजगी खत्म कर पाए हैं अभी तक? देखिए, वो पहले बना था लेकिन बाद में सभी लोगों ने कहा कि उसको वापस लिया जाना चाहिए। उसके लिए हमने कमेटी बनाई, हमने हमारे वरिष्ठ नेता है मनोहर कांत ध्यानी जी, उनके नेतृत्व में कमेटी ने काम किया, अपनी रिपोर्ट दी, और फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। सभी लोग मिले और उसके आधार पर हमने उसको वापस लिया है और आगे अच्छा कानून लाएंगे, अच्छी चीजें बनाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड जैसे कि हिमाचल है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने देखा हिमाचल भी एक पहाड़ी स्टेट है, लेकिन वहां पर टूरिज्म की संभावनाएं बहुत जबरदस्त थी और उन्होंने उसको डेवलप भी बहुत अच्छी तरीके से किया। उत्तराखंड कहीं ना कहीं कुछ पिछड़ा हुआ है, जबकि टूरिस्ट स्पॉट्स मुझे लगता है कि हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड में भी बहुत हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो डेवलप करेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। नहीं, अभी देखिए, केदारनाथ की जहां तक बात करूं तो मैं केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर काम पूरा हो रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। अभी 5 नवंबर को आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका लोकार्पण शिलान्यास किया था, और नया भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी बन चुकी है, जो सैकड़ों वर्षों में कभी किसी के दिमाग में भी नहीं था, वो आज बन गया है। इसी प्रकार से हमारा बद्रीनाथ जी में भी 250 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है, उसके लिए मास्टर प्लान बन गया है, उसके टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस पर वहां भी काम शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। बद्रीशपुरी भी आपको बहुत ही नए उसकी दिखेगी, नए रूप में दिखेगी, नए स्वरूप में दिखेगी। यमुनोत्री गंगोत्री पर भी चल रहा है, हमारे 4 धामों को जाने वाले सड़क भी अच्छे बन गए हैं। इसी प्रकार से हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें मानस खंड, इसमें भी हमारे जो है प्रमुख धार्मिक स्थल है उनको जोड़ने वाला एक सर्किट बनाया जाएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि ऐसे सभी हमारे धार्मिक स्थल अच्छे हों, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी चाहे संस्कृति हो, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे धार्मिक मान्यताएं हो, सभी को एक उत्थान का काम हुआ है, सभी को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है, मैं वापस पॉलिटिक्स पर आता हूं, कांग्रेस ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के अगेंस्ट, मतलब कि नाराजगी है, जो पब्लिक है वो नाराज है बीजेपी से। क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के लिए परेशानी हो सकता है इन चुनाव में? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है वो पता लग जाएगा आने वाले समय में, है ना, अच्छे से पता लग जाएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड की जनता भारतीय भाजपा को चाहती है, नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, और हमारे काम को चाहती है कि हमने काम किए हैं, उन्होंने कारनामे किए हैं, उसी पर फर्क करना है। तो कारनामों को नहीं, कामों सर, को चुनौती ये है कि कोविड टाइम है और नई प्रिकॉशंस हैं, नई गाइडलाइंस चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई हैं। तो क्या तैयार हैं इसके लिए आप? कोविड काल में कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? वैसे उत्तराखंड में तो ठंड का मौसम है, दूर दराज तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है। कैसे मतलब पहुंचेंगे? किस तरह की स्ट्रेटजी इसको लेकर? नहीं, प्रचार देखिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो हम लोगों के लिए एक दिशा निर्देश जो जारी किए हैं वही रहेगा, उसी के आधार पर करेंगे। डिजिटल भी करेंगे, वर्चुअल भी करेंगे। मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप बड़े आश्वस्त हैं। तो मतलब आप बिल्कुल श्योर हैं 100% कि आप ट्रेंड तोड़ने जा रहे हैं, जो मिथक था उसको तोड़ने जा रहे हैं, और धामी जी की सरकार आ रही है फिर से और आप ही सीएम बनेंगे? न काले हाथ पर, न झाड़ू पर,
विकास की लक्ष्मी बैठेगी सिर्फ कमल के फूल पर। ठीक है धामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और आपने सभी सवालों के जवाब दिए, वक्त आपने इसने दिया। शुक्रिया और शुभकामनाएं। थैंक यू।